अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथ्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। तो इस बुक से रिलेटेड डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट चैप्टर के सोल्यूशंस मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप उनके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अभी तक मैंने जिन चैप्टर्स को सॉल्व किया है और अपलोड किया वो सारे के सारे एक जगह पर मिल जाएंगे। हमने इस 6.1 एक्सरसाइज के भी पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं, मैंने वो भी अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करें तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाए और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट, तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर मिल जाएं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है सॉल्यूशंस सबके नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उसके जरिए अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। उसकी स्टेटमेंट आपको सामने नजर आ रही है। तो लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम फाइंड आउट करके दिखाना है इन 4 पार्ट्स का। एलसीएम क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फैक्टराइजेशन मैंने डिटेल से चैप्टर नंबर 5 में भी समझाया है, और इसके जो स्टार्टिंग क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, मैंने उसमें भी फैक्टराइजेशन के बारे में बताया है। फैक्टराइजेशन आप कह लें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इस एक्सप्रेशन को मिसाल के तौर पे ब्रेक करें और ये 2 चीज़ों का प्रोडक्ट बन जाए या 2 से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्ट बन जाए, तो इसका मतलब होता है हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। और फैक्टराइजेशन के लिए कॉमनली मिड टर्म ब्रेक मेथड या आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं, वो आपको हेल्प करती हैं फैक्टराइजेशन करने में। तो हमने फैक्टराइजेशन करने से करके इनके फैक्टर्स निकालने हैं, और उन फैक्टर्स के बाद हम उनका एलसीएम निकालेंगे यानी उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से। तो मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख ली है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन की, फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, और ये पहला पार्ट मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, जो कि आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स के ऊपर जो हाईएस्ट आपको पार्ट नज़र आ रही है वो 2 है। तो यहाँ पर हम इसको उतार लेते हैं, हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, और उसकी मदद से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो सिखाई हुई हैं, और वो किस तरीके से मैंने आपको बताई हैं। मैंने आपको बताई हैं कि जब भी एक्स स्क्वायर आपके पास आए तो आपने उसके साथ देखना है क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है। तो इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप कंसिडर करेंगे 1, जो कि कहलाएगा इसका कोफिशिएंट। अब ये चीज़ आपने पहले नोट डाउन कर लेनी है कि जब भी आप मिड टर्म ब्रेक करने लगें, कोशिश करें कि अगर वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो, यानी एक्स स्क्वायर पहले लिखा हो, एक्स वाली टर्म्स बाद में, और एंड पे कांस्टेंट लिखे हो, जिस तरह इस एक्सप्रेशन में पहले से लिखे हुए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। अब आपने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1, इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप 1 को लास्ट वाले नंबर से यानी पॉजिटिव 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 100। अब आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करके क्या मिले, आपको 100 मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को आप कह लें ऐड या सब्ट्रैक्ट, दोनों कह सकते हैं, मैं भी जस्ट यहाँ पे ऐड लिख रहा हूँ। आप उन दोनों को ऐड करके क्या आपको हासिल हो, मिड टर्म। मिड टर्म का मतलब है जो एक्स के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट उसका लिखा हुआ है, जो कि है -25। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करने से आपको मिड टर्म मिले, जो कि है -25। तो यहाँ पे मैं माइनस भी लिख सकता हूँ, मैंने जान के नहीं लिखा, वो अब मैनेजेबल होता है, वो हम एंड पे भी देख लेंगे। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 मिलता है, तो बहुत आसान है, वो है 20 और 5। 25 टाइम्स क्या होता है 100। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 20 में 5 ऐड करने से कभी भी -25 नहीं मिलता, बल्कि पॉजिटिव 25 मिलता है। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास साइन का कुछ इशू आ रहा है, साइन सही नहीं है। एक स्टेप तो सही है, पहला वाला स्टेप तो ठीक है, 100 तो मिल रहा है, लेकिन दूसरे स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है कि -25 नहीं मिल रहा। तो जब साइन का प्रॉब्लम आए तो हमने यहाँ से देखना है मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है। तो मिड टर्म 25 है, उसके पीछे माइनस साइन है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पीछे वही साइन लगा देना है। तो 20 और 5 में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो 20, इन दोनों के लिहाज से, तो उसके पीछे आप माइनस साइन लगाएं। और अब देखिए क्या ये दोनों स्टेप्स सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। तो अब और इशू बन गया, क्योंकि -20 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 100 नहीं बल्कि -100 आएगा। तो इससे तो ये हुआ कि पहला स्टेप भी ख़राब हो गया। तो अगर ऐसा हो कि आपको पास साइन लगाने के बाद आपकी चीज़ें मैनेज ना हो रही हो, तो जो दूसरा नंबर है उसका भी साइन तब्दील करके देखना है आपने। तो दूसरा नंबर 5 है, इसके साथ कोई साइन नहीं यानी पॉजिटिव है, तो आप इसको भी क्या कर लें, नेगेटिव। तो अब आप देखें -20 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी प्लस 100 ही आता है 25 टाइम्स। और -20 में अगर आप प्लस कर दें, ऐड कर दें -5, तो आप देखेंगे आपके पास क्या आता है, वो आता है -25 ही। क्यों? क्योंकि आप इसको ज़रा सॉल्व करें
-20, मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, वैसे ऑब्वियस है। तो ये -20 यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाता है 5 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 5 25 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -25। तभी मैं आपको कह रहा हूँ अक्सर औकात बच्चे इसको इस तरह भी कहते हैं कि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड का लिख लिया। मैंने आपको बता दिया है कि आप ऐड भी कह सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एंड रिजल्ट यही होना चाहिए कि पहला स्टेप भी ठीक हो और दूसरा स्टेप भी ठीक हो। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, हम इसके नीचे लिख लेते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे 1x² और वो जो दो नंबर ढूंढे हैं जो कि यहाँ से उतारते हैं, एक है -20, तो मैं लिखूंगा -20, उसके साथ ये वाला वेरिएबल यूज़ करूँगा x। दूसरा नंबर मैंने चूज़ किया था -5, तो वो था -5 और उसके साथ भी लिखूंगा x और +100 वैसे ही लिख लूँगा। अब आपने कॉमन लेना है पेयर वाइज, इन दो के अंदर आप देखें x लिखा हुआ है, दोनों के अंदर x कॉमन है और जो छोटी पार होती है उस वाली टर्म को एज अ कॉमन बाहर लिखते हैं, तो x⁻1 बाहर कॉमन आ जाएगा। x² में से अगर आप x⁻1 कॉमन निकाल चुके हैं तो जस्ट यहाँ पे एक ही x बचेगा यानी x⁻1 बचेगा। 20 तो कॉमन था ही नहीं तो ये वैसे ही रहेगा और ये x⁻1 बाहर कॉमन आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। आपने जो ये कॉमन लिया होता है अगर आप इसको x² पे डिवाइड करें तो x आता है, 20x पे डिवाइड करें तो 20 आता है, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। अब इधर देखिए तो -5 और 100 में माइनस साइन तो वैसे ही लिख लेते हैं, तो 5 और 100 में 5 कॉमन है, क्योंकि 100 और 5 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 5 ही है और सबसे बड़ा नंबर ही कॉमन होता है। तो यहाँ पे बचेगा x, 5 1 टाइम्स 5 है, आप यहाँ x के साथ 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। बाहर माइनस का साइन है तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 20 टाइम्स 100 होता है तो यहाँ पे भी आ गया 20। अब जो दो टर्म्स सेम है, जैसे x -20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये भी एक तरह का कॉमन आ जाती है जिसको हम कहते हैं, हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी हम x -20 को एक दफ़ा लिख लेंगे और इसके बाद जो टर्म्स बची होती हैं बाहर उनको भी ब्रैकेट में एक दफ़ा लिख लेंगे मिलाकर। तो बाहर बचा हुआ है x और ये बचा हुआ -5, तो ये हो गया x -5। तो पहली एक्सप्रेशन की हमने मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए फैक्टराइजेशन कर ली है और आप वो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में बदल चुकी है। अब हमारी बारी है इसकी करने की, यानी x² - x -20। अब फिर वही स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पर इसके लिए करके दिखाए हैं। आप देखें इनका ऑर्डर सही है, x के साथ लिखा हुआ 1, तो 1 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट नंबर से, यानी 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -20 से, तो आपके पास क्या आएगा -20। यानी आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -20 आए और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म आपके पास मिले, जो कि होता है x का कोफिशिएंट। x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप 1 कंसिडर कर लें और वो माइनस है तो हम लिखेंगे -1। तो ये बहुत आसान है, मैं इनको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वो है -5 और 4, क्योंकि आप देखिए -5 को 4 टाइम्स करेंगे तो -20 आएगा और -5 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 - 4 1 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -1। और ये दो नंबर सेम होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पहले स्टेप में दूसरे नंबर जाए और दूसरे स्टेप में कोई और नंबर लिया हूँ, इनके साइन ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मिड टर्म में साइन होगा वही यहाँ पे सबसे बड़े नंबर के पीछे लगा होगा, जैसे 5 और 4 में 5 बड़ा है तो 5 के पीछे माइनस ही लगा हुआ है। अगर इससे एडजस्ट ना हो जिस तरह के ऊपर वाले स्टेप में हुआ था तो दूसरे के साइन चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसी से एडजस्ट हुआ है ये सही। तो यही दो नंबर्स हैं, तो अब इनको लिख लेंगे 1x² या खाली x², यहाँ से ये वाला पहला नंबर यानी -5x, फिर दूसरा नंबर जो कि +4x है और एंड पे हम लिखेंगे -20। फिर दोबारा कॉमन लेंगे जिस तरह अभी ऊपर वाले पार्ट में लिया है, x² और x में क्या कॉमन है, x सिर्फ कॉमन है, x² में से एक x अंदर बचेगा, 5 वैसे ही लिखना पड़ेगा और ये x तो बाहर कॉमन आ चुका है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस का साइन, 4 और 20 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 ही है तो वही कॉमन के तौर पे आएगा। 4 1 टाइम्स 4 होता है तो x के साथ 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और 4 5 टाइम्स 20 होता है तो यहाँ पे भी क्या आ गया 5। अब इन दोनों में जो चीज़ सेम है वो है x -5, तो उसको एक दफ़ा लिख लेंगे जिस तरह ऊपर लिखा था, और जो ये ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है x और ये +4, इसको मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x +4, तो ये हमारे पास होगी इसकी फैक्टर। तो अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले ढूंढने हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में हो और दोनों में मौजूद हो तो हम उसको बेसिकली कॉमन फैक्टर बोल रहे होते हैं। तो आप नोटिस करें यहाँ पे भी x -5 है, इसमें भी x -5 है, तो कॉमन फैक्टर तो क्या आ जाएगा x -5। अब इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब आप कॉमन फैक्टर ढूंढ लें इसके बाद आपने ढूंढने होते हैं अनकॉमन फैक्टर, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम के अंदर हमें अनकॉमन फैक्टर भी चाहिए होते हैं, यानी वो फैक्टर जो कि कॉमन नहीं आ सके। तो वो हैं x -20 और x +4, तो उसको आप यहाँ पे लिख लें x -20
और x प्लस 4। तो ये हमारे पास हो गए अनकॉमन फैक्टर। अब आपने एलसीएम निकालना है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। इसको मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ u.c.f यानी अनकॉमन फैक्टर। आपने कोशिश करना है इसको कंप्लीट इसका जो वर्ड है वही यूज़ करें ताकि एग्जामिनर को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हमने कॉमन फैक्टर को और अनकॉमन फैक्टर की वैल्यूज़ जो ऊपर लिखी हुई है यहाँ पुट करवा देनी है, तो हमारे पास इसका एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास जो है वो है x-5 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं क्योंकि सारी जो एक्सप्रेशन है वो ब्रैकेट्स के अंदर है, तो उनको ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x-20 से और मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 4 से। तो यही इसका एलसीएम है, आपको इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप इनमें x-20 को पहले लिखें बाद में लिखें, इससे कोई इशू नहीं होता, आपको इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक काफ़ी है। अब x प्लस 4 पहले लिखा हो या x-4 पहले लिखा हो या इनमें से कोई भी आगे पीछे लिखे हो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हर लिहाज से आंसर ठीक है, इनकी अरेंजमेंट चाहे जो भी हो। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के। तो अब मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर 2 लिख लिया है। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस आ रही हैं, तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को अलग अलग फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 4 को। अब आप नोटिस करें, आप ये किसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है या आप कह लें किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। वैसे आप इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं तो तब भी हो जाएगा, लेकिन आपको बेहतर है कि दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। मिड टर्म ब्रेक के जरिए भी फैक्टराइजेशन आनी चाहिए और विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़ भी आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँ, ये जो x² लिखा हुआ है इसको मैं लिख लूँ जस्ट इस तरीके से, x के ऊपर स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो एंड पे पॉजिटिव 4 लिखा हुआ है इसको मैं लिख लूँ एंड पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से। और ये जो बीच में टर्म लिखी हुई है 4x, इसको मैं इस तरह मैनेज करूंगा क्योंकि साइन तो पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा 2ab की फॉर्म में। 2a का मतलब लूंगा ये फर्स्ट वाली टर्म, ये जो स्क्वायर के नीचे लिखी हुई यानी सिंपल x, और b का मतलब लूंगा ब्रैकेट के अंदर ये जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे नंबर लिखा हुआ है यानी 2। आपने हमेशा ऐसे ही करना है, जो फर्स्ट लिखा होगा स्क्वायर के नीचे वो a कहलाता है, जो सेकंड लिखा होगा स्क्वायर के नीचे वो b कहलाता है, और 2 आपने खुद से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2ab। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फार्मूला बन रहा है, यानी आइडेंटिटी इस पर लग सकती है कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। वो किसके इक्वल होती है, वो होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो अगर आप देखें हमने इस तरह की चीज़ जनरेट कर ली है। ये मेरा a² है जिसको हम x² बढ़ रहे हैं, ये मेरा b² है जो कि 2 का स्क्वायर है, और ये हमारे पास 2ab है, 2ab 2x और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हो तो उसको आप इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी इसकी फैक्टराइजेशन ही कहलाती है। तो ये लिखी जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, a का मतलब ये पहली वाली चीज़ यानी x, b का मतलब जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ था यानी प्लस 2, क्योंकि बीच में प्लस 2 था, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन होता, यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और उसका स्क्वायर। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। तो देखिए हमें मिड टर्म ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ी, आप मिड टर्म ब्रेक के जरिए भी इसको कर सकते थे। अब लिखते हैं जल्दी से x² माइनस 4 को, दूसरी एक्सप्रेशन, और ये भी एक आइडेंटिटी से मैच करती है। आप इसको लिखें x का होल स्क्वायर और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो आप देखें ये किससे मैच करती है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है या फॉर्मूला आप कह लें इसको, a² माइनस b², और वो इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से हो जाता है वो। तो अब देखें ये भी a² माइनस b² ही है, यानी ये a² है फर्स्ट वाला और ये b² है, तो उसको आप लिख लें इस तरीके से, यानी आप लिख लेंगे एक बार a प्लस बी यानी x प्लस 2 और एक बार लिख लेंगे x माइनस 2। तो इस चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, और अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, ये भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट ही बन गया। अब एंड पे आ जाते हैं, इसके ऊपर जो एंड पे लिखी हुई एक्सप्रेशन वो है। तो अब हम ये तीसरी एक्सप्रेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि है 2x² प्लस x माइनस 6। इसके ऊपर कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो सकती, कोई भी इस तरह का फॉर्मूला यूज़ नहीं हो सकता, तो हमें इसको यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक से ही करना पड़ेगा, उस मेथड ही पे अप्लाई, वही मेथड इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए इधर x² के साथ 2 है, इधर एंड पे माइनस 6 है, तो अगर आप 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आता है माइनस 12। यानी ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करवा कर आपके पास क्या आए, माइनस 12 आए, ठीक है। आपके पास आना चाहिए माइनस 12, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस कर लेने से आपके पास मिड टर्म जो कि x का कॉफिशेंट हम बोलते हैं उसको, तो x का कॉफिशेंट कुछ भी नहीं है, आप 1 कंसीडर कर लें, यानी पॉजिटिव 1 आपको मिले, मिड टर्म है पॉजिटिव 1, x तो हम खुद से लगा लेंगे। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है जो मैं मल्टीप्लाई करवा के माइनस 12 दे। तो आप जानते हैं अगर हम 4 3 टाइम्स यूज़ करें तो 4 3 टाइम्स 12 होता है,
लेकिन हमें -12 चाहिए तो साइन की कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखें मिड टर्म के पीछे प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पे जो 2 नंबर हैं इनमें जो बड़ा वाला नंबर है जिस तरह मैंने समझाया हुआ उसके पीछे ये मिड टर्म वाला साइन लगा दें, यानी 4 के पीछे प्लस लगा दें। और देखें कि अब आपका इशू रिजॉल्व हुआ, तो अभी भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। +4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से अभी भी -12 नहीं बल्कि +12 आएगा। तो जब इशू रिजॉल्व ना हो तो अगले का भी साइन चेंज कर दें। तो अगला नंबर 3 है, उसका साइन आप चेंज कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दें। तो अब देखें इशू रिजॉल्व हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम्स -12, और 4 में से अगर आप ऐड कर दें -3, या आप इस तरह कह लें 4 -3 कर दें, यानी ये वाला ही नंबर आप यूज़ करें, तो आपके पास मिड टर्म यानी +1 आ जाती है, यानी आपके दोनों स्टेप्स सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट वाली टर्म वैसे यानी 2x², वैसे अगला नंबर जो कि था +4 उसके साथ वही वेरिएबल जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा x, अगला नंबर है -3, तो हम लिखेंगे -3 और साथ लिखेंगे x और आगे लिख देंगे -6, यहाँ पे लिख देंगे -6। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस तो 4 -3 आएगा, तो यहाँ पे देखें 4 -3, x तो साथ वैसे ही लिखना होता है। तो अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 और 4 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 है। x² और x में जैसे बता चुका हूँ कॉमन x है, तो 2 1 टाइम्स 2 होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। x² में से एक x बाहर है तो यहाँ पे एक x बचेगा। 2 2 टाइम्स 4 होता है तो यहाँ पे 2 लिख दें, और ये एक ही x है, एक ही बार है, तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे माइनस का साइन डालें। 3 और 6 में जो कॉमन है वो है 3, सबसे बड़ा नंबर 3 है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है। x वैसे ही लिखें, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 टाइम्स 6 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब जो चीज़ सेम है उसको कॉमन के तौर पे लिख लें एक दफ़ा, यानी x+2 2 दफ़ा आ रहा है तो कॉमन के तौर पे एक दफ़ा लिख लें, और जो चीज़ बाहर लिखी हुई थी ब्रैकेट्स के उनको जोड़कर एक ब्रैकेट में लिख लें, यानी 2x को और -3 को इस तरीके से लिख लें, 2x -3। तो यहाँ तक हमने कर लिया, हमने तीनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हमने बस ये देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो अब हम इनमें देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन आप नोटिस करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x -3, x+2, x+2 और x+2। x+2 एक ऐसा फैक्टर है जो कि तीनों में आ रहा है, और ये तीनों में आने के साथ साथ इसमें एक चेंज है, वो ये है कि नीचे तो x+2 और ये वाला बीच वाला x+2 की तो पावर 1 है, लेकिन जो सबसे ऊपर x+2 लिखा हुआ है इसकी यहाँ पे जो पावर है वो 2 है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं तो 2 एक्सप्रेशन हो या 3 हो, अगर वो सब में आ रही है तो जो सबसे छोटी पावर होती है उस टर्म को हम एज अ कॉमन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम x+2 की पावर 1 को कॉमन के तौर पर लिखेंगे। तो आइए कॉमन फैक्टर लिख लें। तो ये C.F का मतलब है कॉमन फैक्टर, जो कि हमने क्या निकाला है, वो निकाला है x+2। अब कॉमन फैक्टर निकाल लिया तो अनकॉमन फैक्टर भी निकालने पड़ेंगे, यानी वो फैक्टर जो कि कॉमन नहीं आ रहे वो भी हमें लिखने पड़ेंगे। तो अनकॉमन फैक्टर क्या है, तो एक तो यही नज़र आ रहा है आखिरी में बहुत इजीली 2x -3, एक तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x -3। बाकी मैं पेज को भी ऊपर करता हूँ और देखता हूँ बाकी कौन कौन। और इस बीच वाली एक्सप्रेशन में x+2 तो कॉमन आ चुका है, इसको छोड़ दें, एक x -2 बचा हुआ है, यानी आपको लिखना पड़ेगा एक x -2। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहली वाली एक्सप्रेशन थी इसमें इधर ऊपर पार्ट 2 थी, 2 पार का मतलब है ये 2 थे बेसिकली। एक तो कॉमन के तौर पे आ गया, वो तो सबके साथ कॉमन मिल गया, मतलब बीच वाले के साथ और ये लास्ट वाला जो था, इन सब में एक एक x+2 थे, तो वो तो एक जो इसमें से होगा वो तो इन सब के साथ कॉमन में आ चुका है और यहाँ पे लिखा जा चुका है। लेकिन ये टोटल 2 थे, तो इसका मतलब है ऊपर एक एक्स्ट्रा ऐसा x+2 बचा होगा जो कि किसी के साथ नीचे कॉमन नहीं आया होगा, तो वो जो एक्स्ट्रा x+2 होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है, तो वो आ जाएगा x+2 की पावर 1, क्योंकि 2 होने चाहिए थे, एक तो यहाँ पे कॉमन में आ चुका है तो एक बचा होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता ही है एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो बेसिकली आएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। ये मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आपने इसको प्रॉपरली कंप्लीट इस तरीके से लिखना है जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, वो है x+2, वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और मल्टीप्लाई करते हैं अनकॉमन फैक्टर सारे के सारे, इनको नोट डाउन कर लें, 2x -3, x -2 और x+2। अब देखें ये भी x+2 है और ये भी x+2 है, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे x+2 का होल स्क्वायर।
जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है। तो ये भी पावर 1 थी, ये पावर 1 थी, तो इनकी पावर को ऐड कर देते हैं क्योंकि इनकी बेसिस सेम है, तो 1 + 1 2 हो गया, इसलिए x + 2 का स्क्वायर लिख दिया। और बाकी चीज़ों को आप वैसे ही नोट डाउन कर लें इसके साथ ही, यानी 2x - 3 वैसे ही और x - 2 वैसे ही। तो ये वो एलसीएम था जो हमने फाइंड करके दिखाना था। अब आप इसमें x + 2 स्क्वायर को होल स्क्वायर को एंड पे लिख लें या इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन को पहले या बाद में लिख लें, इससे आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो मैंने यहाँ पर तीसरा पार्ट लिख लिया है। यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे पहले 2 को लिख लेते हैं। 2x⁴ मल्टीप्लाई हो रहा है ये y⁴ ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी चाहिए थी, लेकिन 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन जस्ट 2 ही होती है, तो इसलिए मैं 2 को वैसे ही लिख रहा हूँ। और आप देखें x⁴ को x⁴ y⁴ को आप फॉर्मूले की मदद से फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिख लें x² और ऊपर होल स्क्वायर, तो ये और y⁴ को भी पहले ऐसे लिख लें y² और इसके ऊपर होल स्क्वायर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 टाइम्स वापस 4 बन जाएगा, 2 टाइम्स वापस 4 बन जाएगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा? ये एक फॉर्मूला बनेगा जो कि होता है a² - b², ये इक्वल होता है a + b और a - b के। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जो बाहर स्क्वायर के लिखा होता है होल स्क्वायर, इसकी नीचे वाली सारी चीज़ a होती है, तो ये सारी a है और ये सारी b है। यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय a + b, क्योंकि a² - b² जैसा ही दिख रहा है, तो ये लिखा जाना चाहिए a + b और a - b की फॉर्म में। तो आप इसको लिखें a + b यानी x² + y² और a - b यानी x² - y²। ठीक है, तो ये आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें ये x² - y² को फिर लिखा जा सकता है x + y और x - y की फॉर्म में, लेकिन मैं उसको नहीं लिख रहा। उसकी रीज़न ये है कि जो मेरे पास आगे एक्सप्रेशन है जिसको मैंने फैक्टराइज करनी है, मुझे लग रहा है कि उसमें से कुछ चीज़ पहले ही इस तरह की नज़र निकल आएगी, तो मुझे इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट दी एंड मैंने इसको दोबारा से ही इसी फॉर्म में लाना होगा। तो मैं अगर लिख भी लूँ x² - y² को x + y x - y की फॉर्म में, तब भी ओके, कोई इशू नहीं होगा, बस थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाएंगे। इस वजह से मैं उन स्टेप्स को बचाने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को यहीं तक लिख रहा हूँ। ये फैक्टराइज हो चुका है क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में ये आ चुका है, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैंने पहले a² - b² का इन पे फॉर्मूला लगाया, तो ये a + b और a - b की फॉर्म में लिख दिया मैंने, और यहाँ तक मैंने इसको कर लिया कि इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब अगली चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं, वो है 3। आगे मैं पहले लिख लेता हूँ, वो है x³ + 2x² y -xy² - 2y³। अब आप देखें अक्सर जो 4 टर्म्स लिखी होती है ना, 1 2 3 4, इसमें अक्सर 2 पेयर वाइज ना हम कॉमन निकाल सकते हैं, यानी पहली 2 टर्म्स ले लें और नेक्स्ट 2 टर्म्स ले लें, इसमें कुछ कॉमन निकालें, तो इसकी मदद से अक्सर फैक्टराइजेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं 3 को वैसे ही उतारता हूँ। आप नोटिस करें यहाँ x³ है, यहाँ पे x² है, तो हमेशा छोटी पावर को कॉमन के तौर पर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पे x² क्या आ जाएगा? कॉमन। जब x² कॉमन आ जाएगा तो x3 में से क्या बचेगा? यहाँ पे जस्ट x⁴ प्लस 2, वैसे ही x² तो बाहर कॉमन आ चुका होगा, जो कि लिखा हुआ है, उसको छोड़ दें, तो सिर्फ क्या बचेगा इसके साथ? y। तो यहाँ पे लिख दें y, माइनस का साइन। इधर y² और y³ कॉमन है, तो छोटी पावर 2 है, तो यानी y² को आप कॉमन के तौर पे लिख लें, तो अंदर बचेगा x, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 2। वैसे ही y³ में से y² कॉमन आ चुका है, तो जस्ट y बचेगा, तो y लिखें और ब्रैकेट कर दें क्लोज। और अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ 2 हमारे पास हैं ये सेम आ रही है, यानी इसकी फैक्टराइजेशन एक तरह की हो चुकी है प्रॉपर्ली। तो जब इस तरह का सेम आ जाए आपके पास वैल्यूज़, ये मैंने चैप्टर 5 में भी सिखाया हुआ है, तो इनको आप कॉमन के तौर पे एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी आप x + 2y को एक दफ़ा लिख लें, और जो चीज़ ब्रैकेट्स के बाहर लिखी होंगी इनको आप ब्रैकेट्स में डाल के मिलाकर एक दफ़ा लिख लें, यानी x² और -y² को आप लिख लें इस तरीके से, x² - y²। अब देखें यहाँ तक हम कर लेते हैं। अब मैं इसको भी आगे ब्रेक कर सकता था, लेकिन वही बात, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी एक चीज़ इसी तरह की बनी हुई है, तो मैं इनको ब्रेक भी करूँगा तो जस्ट टाइम ज़ाया होगा। फैक्टराइजेशन तो हो चुकी है, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुकी है। तो अब मैंने क्या ढूंढने हैं? इनके कॉमन फैक्टर, यानी C.F कॉमन फैक्टर। तो आप नोटिस करें इनमें क्या कॉमन है। इनमें जो चीज़ कॉमन है वो ये है, x² - y² इधर भी है और x² - y² इधर भी है। तो जो चीज़ कॉमन होती है हम उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, यहाँ पर x² - y² को एक दफ़ा लिख लिया। अगर इनकी पावर होती डिफरेंट और एक कॉमन होते तो छोटी पावर को लिखते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पावर सेम है तो इन दोनों को मिलाकर एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये तो हो गया कॉमन फैक्टर। अब इसका अनकॉमन फैक्टर भी निकाल लें। तो अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर तो वो क्या है? जो कॉमन नहीं आ पाए, यानी एक 2, इसको आप नोट डाउन करें।
ठीक है। यहाँ पे एक 3 भी आना है, मैंने भी यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया हुआ था, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये 3 इसमें ऐड करना है, ये मैंने पहले नहीं लिखा था, अब लिख दिया यहाँ पर। तो एक इनमें कॉमन अनकॉमन है 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए आप इसको इस तरह की फॉर्म में लिख लें 2 × 3। ये दोनों तो कॉमन आ चुके हैं, x² - y² इधर भी है और इधर भी है, ये तो कॉमन आ चुके हैं। अब जो चीज़ बच गई है वो है x² + y²। आप देख सकते हैं ये चीज़ जहाँ पे लिखी हुई थी ये कॉमन नहीं आई थी, तो एक इसको भी लिख लें, मल्टीप्लाई डाल के लिख लें, क्योंकि स्टार्ट में भी मल्टीप्लाई यूज़ किया तो यहाँ पे भी कर लें। और एक चीज़ ये बची हुई है जो है कि है x + 2y, इसको भी आप लिख लें, ये भी कॉमन नहीं आ सकी। अब आपको पता है एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ हमेशा की तरह, आपने इसको प्रॉपर्ली लिख लेना है। मैंने यहाँ पे जस्ट टाइम बचाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, वो है x² - y²। अनकॉमन फैक्टर ये 2 × 3 है, इसको आप 6 कर लें, क्योंकि 2 3 टाइम 6 होते हैं, और स्टार्ट में लिख लें ताकि आसानी हो जाए। और बाकी चीज़ों को इसके आगे वैसे ही लिख लें, यानी x² + y² और x + 2y। ठीक है। तो अब यहाँ तक जब आप लिख लेंगे तो वैसे एलसीएम आ चुका है, लेकिन आप नोटिस करें ये दो चीज़ें भी सॉल्व हो सकती हैं। जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं इजीली, उसको आपने सॉल्व कर देना है। कैसे, आप देखें ये दोनों फार्मूला ही लिखा हुआ है। अगर आप ऊपर नोटिस करें हमने इस चीज़ को कहाँ से बनाया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ कि हमने इसी तरह की चीज़ ऊपर यूज़ करी थी। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आप नोटिस करें जो मेरे पास x4 - y4 था, यानी x⁴ - y⁴, इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था सॉल्व करने के बाद x² + y² और x² - y², ये वाला फार्मूला लगाने के बाद, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वाला फार्मूला लगाने के बाद हमने इस फार्मूले की मदद से x4 - y4 को किस में कन्वर्ट कर लिया था, x² + y² में और x² - y² में। तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ पे भी x⁴ - y⁴ हो, वहाँ पे आप ये दो चीज़ें लिख सकते हैं, और अगर ये दो चीज़ें आपके पास आ रही हो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज़ में। आप इसकी जगह पे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो नीचे हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, उसका मतलब है हम उनकी जगह पे डायरेक्ट x⁴ - y⁴ लिख सकते हैं। तो वो लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे इन दोनों की जगह पे लिख सकता हूँ x⁴ - y⁴, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। ये दोनों फैक्टराइज होके इसके इक्वल होते हैं, और आगे x + 2y वैसे का वैसे। तो ये कहलाएगा हमारे पास इसका फाइनल एलसीएम। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लास्ट पार्ट लिख लिया है, तो हम इसकी सबसे पहले फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन उतार लेते हैं, 4x⁴ - 1। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एलसीएम या एचसीएफ में जब भी कोई नंबर आता है आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आसान होती है, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम्स 1। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको प्रोडक्ट फॉर्म में इधर लिख लें, यानी 2 टाइम्स 2, मल्टीप्लाई का साइन। आगे जो आपके पास ये लिखा हुआ है x⁴ - 1, इसको भी आपको थोड़ा फैक्टराइज करना पड़ेगा, और इस पर फॉर्मूला यूज़ होके ये फैक्टराइज हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं x² ⁴ माइनस y² को, यानी 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप इनको सॉल्व भी करेंगे तो 2 टाइम्स वापस 4 ही बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन इस तरह लिख लेने से आपको एक गारंटी हो जाएगी कि आप इस पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है a² - b², वो इक्वल होता है a + b के और a - b के। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये है 2 टाइम्स 2 और टाइम्स, अब देखो इसमें जो स्क्वायर है इसके नीचे वाली चीज़ a होती है, यानी यहाँ पे a x² है और इधर स्क्वायर के नीचे 1 है, तो ये b हमारे पास 1 है। यानी a² का मतलब यहाँ पे लिया जाएगा ये ऊपर वाली चीज़ स्क्वायर है और नीचे जो लिखी है वो आपका a है, यानी स्क्वायर के बाद नीचे आप छोड़ दें तो ये x² जो है आपका a है, इधर स्क्वायर के नीचे आप छोड़ दें ये 1 आपका b है। तो a + b - b का मतलब होगा, एक बार आप लिख दें x² + 1 और एक बार आप लिख दें मल्टीप्लाई के साथ x² - 1। या आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो आप इसको फर्दर इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 2 टाइम्स, और आगे इन दोनों को मिलाकर लिख दें तो भी ठीक है, या इसी फॉर्म में भी बल्कि लिख दें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। अभी हम इसको चेंज नहीं करते। आप x² - 1 को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है दूसरी एक्सप्रेशन में से कुछ चीज़ शायद इस तरह की कॉमन आ जाएगी, तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये फैक्टराइज और हो सकता है। अब हम चलते हैं 6 की तरफ, यानी दूसरी वाली एक्सप्रेशन जो कि 6 से स्टार्ट हो रही है। तो x³ - x² - x + 1। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही है, जिस तरह यहाँ पे हम कर भी लेते हैं, 2 3 टाइम्स होगी और 3 1 टाइम्स। इसको हम लिख लेते हैं। अभी हम इसको मैं 6 उतार रहा हूँ, एंड पे इसको प्लेस कर दूंगा ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। अब ये 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स में से कोशिश करें पहले 2 में से कुछ कॉमन निकालें और नेक्स्ट 2 में से, तो ये उम्मीद है फैक्टराइज हो जाएगा। तो x³ और x² में छोटी पावर x² है, तो ये कॉमन के तौर पे लिखी जा सकती है।
एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा एक्स माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर बाहर है तो जस्ट यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का साइन। आगे आप देखें एक्स प्लस 1n में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन ना हो वो होता है 1 ब्रैकेट, आगे आएगा x, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस का साइन था तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको लिख लें, एक बार जो चीज़ सेम आ रही है यानी x माइनस 1 और एक बार जो चीज़ बाहर लिखी हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाहर बचेगा 6 और 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने यहाँ पे करी हुई है वो है 2 टाइम्स 3, तो आप इसको लिख लें 2 टाइम्स 3 और ये सारे क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए इस वजह से मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था वो नीचे भी इस तरह की चीज़ आएगी, तो जब कॉमन ही लेना है तो इनको आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इनके कर भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो मैं कॉमन को शेड करता हूँ कि कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करें इसमें जो ये मैं येलो इसको कलर से शेड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक तो 2 ये कॉमन आपके पास आ रहा है। दूसरी बात आप नोटिस करें कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये भी आपके पास कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि उसके बाद आराम से अनकॉमन लिख लें हम। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, वो हैं एक 2, क्योंकि दोनों में एक जैसे हैं सेम पावर के साथ, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर है, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर है। इसका मतलब है ये बेसिकली हो जाएगा 2 मरतबा, मतलब एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पे, तो कॉमन होने के बाद तो जस्ट एक दफ़ा लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो गया हमारे पास कॉमन फैक्टर। अब हम इसके साथ ही अनकॉमन फैक्टर भी लिख लेते हैं, वो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, अनकॉमन फैक्टर यानी वो फैक्टर्स जो कॉमन नहीं आ सकें। तो वो कौन कौन से हैं, वो एक ये वाला 2 है और एक ये वाला 3 है, क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिखना है यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, तो मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6, मैं डायरेक्ट ही 6 लिख रहा हूँ, ये वाला 2 और ये वाला 3। इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स माइनस 1 है, तो वो लिख लेता हूँ, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये चीज़, ये कॉमन नहीं आई, और एक है ये यानी एक्स माइनस 1। तो अब जस्ट आपको पता है एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो एलसीएम हमारे पास आएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखिएगा। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना है, वो है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अनकॉमन फैक्टर कितना है, वो है हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई करना है तो नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इजीली। 2 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। और आप नोटिस करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और उसके आगे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एंड पे है x माइनस 1, वो मैंने वैसे ही लिख लिया है। इन दो को आप नोटिस करें तो इस पे फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला, ये बिल्कुल ऐसे लिखे हुए जैसे लिखा हो a माइनस बी और ये है a प्लस बी। देखें दोनों की पहली टर्म भी सेम है, दूसरी वाली टर्म भी 1 है और बीच में साइन ऑपोजिट है, एक में माइनस है एक में प्लस है। इसका मतलब इस पर फॉर्मूला लग सकता है वो जो ऊपर यूज़ किया था a प्लस बी a माइनस बी वाला, तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ये इक्वल हो जाना चाहिए a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और साथ हमने क्या लिख देना है x माइनस 1। इसको आपने मज़ीद सॉल्व कर लेना है, तो ये आपके पास हो जाएंगे 12। 2 टाइम्स होता है 4, आपको पता है पार के ऊपर इस तरह होल पार आ रही हो तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आगे आ जाएगा x माइनस 1 वैसे का वैसे। तो ये हमारा इसका फाइनल कहलाएगा एलसीएम। अब इसमें x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 को एंड पे लिखा हो, x माइनस 1 बीच में लिखा हो या ये आगे पीछे लिखे हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो काइंडली इस चीज़ों में कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स। तो उम्मीद है आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।